शुगर केन पार्ट 3। दो पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, शुगर केन पार्ट फर्स्ट और शुगर केन पार्ट सेकेंड। आज अपन बात करेंगे शुगर केन पार्ट 3 में सबसे पहले फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ठीक। जैसा कि हम सभी को पता है शुगर केन एक पेरिनियल क्रॉप है। इसको 15 से 18 महीने तो मैच्योर होने में लगते हैं, फिजियोलॉजिकली मैच्योर होने में नहीं, राइपनिंग स्टेज में। जब हम कहते हैं कि मैक्सिमम पीक लेवल है इसके सुक्रोज कंटेंट का, इसमें जूस कंटेंट उस वक्त बहुत ज़्यादा होता है। फ्लॉबरिंग से ठीक पहले, इनफ्लोरोसेंस स्टेज ठीक पहले, तो उस स्टेज तक पहुंचने में ही इसको 15 से 18 महीने लग जाते हैं। तो 15 से 18 महीने जब ये फील्ड में रहेगा तो ऑब्वियसली इसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। उन 15 से 18 महीनों तक सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट लगेगी इसको, ठीक है। इसलिए शुगर केन एक हैवी फीडर क्रॉप है। ये एक हैवी फीडर क्रॉप है, बिल्कुल निचोड़ देती है मिट्टी के अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट है ना, सबको निचोड़ देती है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 15 से 18 महीने तक एक ही फील्ड में एक ही जगह पर खड़ी हुई है तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, मिट्टी से कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट्स निकालती रहती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ के अकॉर्डिंग उन्होंने एक डाटा दिया था। उस डाटा के अकॉर्डिंग अगर 100 टन शुगर केन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है, कितना? 100 टन शुगर केन अगर प्रोड्यूस हो रहा है पर हेक्टेयर, तो ये कितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से। इतना शुगर केन प्रोडक्शन के लिए कितना न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में से खींच लेगा ये प्लांट, शुगर केन का प्लांट। यहाँ पर लगभग 205 किलो तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी इसको, ठीक है। 55 किलो लगभग फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है, 275 किलो लगभग पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है, 30 केजी लगभग सल्फर की रिक्वायरमेंट है, ठीक। इसके अलावा 55 किलो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, लगभग 3.5 किलो आयरन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 1.2 केजी मैग्नीज की रिक्वायरमेंट है और आपका 0.5 केजी आपका कॉपर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सॉरी कॉपर नहीं है, ये आपका जिंक। कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है 0.2 केजी। इतने सारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि अगर एक हेक्टेयर में 100 टन शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इतना सारा न्यूट्रिएंट मिट्टी से खींच लेगा। इसलिए इसको कहते हैं हैवी फीडर क्रॉप। बहुत सारा न्यूट्रिएंट चाहिए क्योंकि लंबे समय तक फील्ड में रहेगा तो न्यूट्रिएंट तो कंटिन्यूस लेता रहेगा, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से अगर हम लोग बात करें, हालांकि इन पर क्वेश्चन तो अभी नहीं आया है, ये आपकी एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से अगर पूछ ले एनपीके क्या होता है शुगर केन का, तो आपको सिंपली एक डाटा याद करना है और वो डाटा है एनपीके। डाटा आपको क्या याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, वो रखना है आपको 120 से 150 किलो नाइट्रोजन, बार बार किलो क्यों लिखना, ठीक है। नाइट्रोजन, 80 फॉस्फोरस और 60 पोटेशियम, ये है केजी पर हेक्टेयर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। किसी भी परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए शुगर केन का एनपीके क्या है, तो आपको यही रेशो लिखना है, 120 से 150 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फॉस्फोरस और 60 केजी पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हो जाए, अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा दें, अगर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा दे देंगे आप, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि उसके अंदर का जो सुक्रोज कंटेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और अल्टीमेटली जो क्वालिटी है शुगर केन की वो कैसी हो जाएगी? पुअर। इसलिए नाइट्रोजन कंटेंट का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना। ज़्यादा नाइट्रोजन दोगे तो शुगर केन में सुक्रोज कम हो जाएगा और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस पोटेशियम से। पोटेशियम से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये तो ऑलमोस्ट सिर्फ शुगर केन के लिए नहीं, एक जनरल क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए, किसी भी प्लांट में शुगर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसलोकेट होता है, वहाँ पर कौन सा न्यूट्रिएंट काम करता है? पोटेशियम। यानी पोटेशियम का यूज़ किया जाता है फॉर
शुगर ट्रांसलोकेशन, ये आप डाटा याद रखना, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये केवल शुगर केन के लिए नहीं है, कोई और भी प्लांट उसमें भी अगर शुगर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, शुगर अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो वहाँ पर पोटेशियम आयन काम करता है। ठीक, और क्या क्वेश्चन आता है? और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है, बेस्ट फर्टिलाइज़र के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर यहाँ पर नॉर्मल सॉइल है तो आप अमोनियम सल्फेट का यूज़ करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है शुगर केन के अंदर, ये याद रखना। ये तो हो गया नॉर्मल सॉइल के अंदर। ठीक, अगर मान लो वहाँ पर सैलाइन सॉइल है तो फिर आप यूरिया का यूज़ करो। किसमें? सैलाइन सॉइल में। हालांकि सैलाइन सॉइल में तो वैसे कल्टीवेट करना ही नहीं चाहिए। ठीक, अगर मान लो वहाँ पर एसिडिक सॉइल है तो केन का यूज़ करो, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? किसान खाद। ठीक, ये आप एसिडिक सॉइल वाली कंडीशन में यूज़ करो। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका अमोनियम सल्फेट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, बायो फर्टिलाइज़र बताओ, कौन सा बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए शुगर केन के अंदर? तो यहाँ पर आप याद रखो एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी कल्चर का भी यूज़ करते हैं बहुत लोग, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक, ये तो बात की हमने किसकी? फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की। अब बात कर लेते हैं इसके इरिगेशन रिक्वायरमेंट की या फिर वाटर रिक्वायरमेंट की। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे अपन इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। वही बात फिर से इरिगेशन के लिए भी लागू होगी कि अगर 15 से 18 महीने तक क्रॉप अगर फील्ड में, एक ही फील्ड में है, तो उसे जितना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उतनी ही उसको वाटर रिक्वायरमेंट भी होगी, यानी कि पानी की ज़रूरत भी उसको बहुत पड़ेगी। तो यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट, पहले हेडिंग डाल देते हैं इरिगेशन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो है 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर। ये डाटा आप याद रखना। शुगर केन के लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 से 300 सेंटीमीटर। क्रिटिकल स्टेजेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुगर केन में भी कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेज है जहां पर हमको इरिगेशन देना ही देना है? तो शुगर केन को टोटल 4 क्रिटिकल स्टेज में इरिगेशन दिया जाता है और कंटिन्यूस इरिगेशन दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, तो वो 4 क्रिटिकल स्टेजेस कौन कौन सी हैं? 4 क्रिटिकल स्टेज किसके लिए? इरिगेशन के लिए। कौन कौन सी? सबसे पहली तो है जर्मिनेटिव फेज। सबसे पहली स्टेज कौन सी है? जर्मिनेटिव फेज। इसको टाइम लगता है 0 से लेकर 60। यहाँ पे लिखूंगा मैं DAP। ये DAP फर्टिलाइजर नहीं है, DAP का मतलब है डेज आफ्टर प्लांटिंग। DAP का मतलब है डेज आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग करने के बाद। तो जर्मिनेटिव फेज का टाइम पीरियड क्या है? 0 से लेकर 60 दिन, यानी कि ये पूरा एक जर्मिनेटिव फेज हो गया। इस दौरान हमको इरिगेशन देना ही देना है। ठीक, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिव फेज। इस फेज में क्या होता है भाई? फॉर्मेटिव फेज को हम टिलरिंग फेज भी बोल सकते हैं। टिलरिंग स्टेज होती है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। टिलरिंग फेज आपकी ये रहती है 60 से लेकर 130 दिनों तक। ठीक, इस दौरान भी हमें रेगुलर इंटरवल पर पानी देना ही देना है। इसके बाद तीसरी आती है ग्रांड फेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। ग्रांड फेज आती है 130 से लेकर 250 दिनों तक, DAP। ठीक, इस ग्रांड फेज में क्या होता है? यहीं पर तो एक्चुअल में जो केन फॉर्मेशन होता है वो यहीं पर होता है। एक्चुअल जो केन फॉर्मेशन है, सॉरी शुगर केन फॉर्मेशन है, वो यहीं पर डेवलप होता है। शुगर केन की जितनी भी ग्रोथ होनी है, चाहे वो उसकी थिकनेस से रिलेटेड हो या उसकी लंबाई से रिलेटेड हो, वो पूरी यहीं पर हो जाएगी। ग्रांड फेज के बाद जितनी भी ग्रोथ होनी है सब यहीं पर। उसके बाद यहाँ पर लास्ट आता है अपना मैच्योरिटी फेज। ठीक है,
ये मैच्योरिटी फेज कितना है आपका 250 दिन से लेकर 365 दिनों तक। इसके बाद फिर फ्लावरिंग स्टेज आएगा, वहाँ तक तो गाड़ी बात पहुँचती नहीं है, क्योंकि यही मैच्योरिटी फेज के बाद ही हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे अच्छा मेथड कौन सा है इरिगेशन देने का, तो फरो मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। फरो मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन। ठीक, यहाँ पर इरिगेशन किस अंतराल में देना चाहिए, जैसे कि शुगर केन 12 से 15 महीने तक रहेगी, एक ही जगह पर रहेगी, एक ही फील्ड में रहेगी, मतलब ये सर्दियों का मौसम भी देखेगी, ये गर्मियों का मौसम भी देखेगी। तो गर्मियों के मौसम में पानी जो है वो थोड़ा सा जल्दी देना चाहिए और सर्दियों के मौसम में पानी थोड़ा सा कम अंतराल पर देना चाहिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं भाई, अगर समर सीजन है तो जो पानी है वो 8 से 10 दिन के अंतराल पर देना पड़ेगा। इरिगेशन जो है वो हमको 8 से 10 दिन के अंतराल पर देना है। और अगर सर्दियों का मौसम है तो 15 दिन के अंतराल पर दो भाई, हर 15वें दिन पर पानी दो। ठीक, तो ये तो बात की हमने इरिगेशन मैनेजमेंट की। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई जो शुगर केन की जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं उसमें सबसे अधिक पानी की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, सबसे अधिक मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट किस फेजेस को चाहिए, तो ये 2 फेजेस हैं, पहली और दूसरी। इन दोनों फेजेस को चाहिए, इनको चाहिए मोस्ट मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट फेज है, ये मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट फेज। सबसे ज़्यादा पानी इन्हीं 2 फेज को चाहिए, फॉर्मेटिव फेज और ग्रांट फेज। और ऑब्वियसली क्योंकि टिलरिंग स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी प्लांट की, दूसरा ग्रांट फेज सबसे ज़्यादा एक्चुअल जो केन फॉर्मेशन होता है वो इसी फेज में होता है। यहाँ पर अगर हमने पानी की कम अवेलेबिलिटी करा दी, पानी यहाँ पर अगर कम दिया तो पूरा काम बेकार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इन्हीं 2 फेज में पड़ती है। ठीक, तो ये तो बात की अपन ने इरीगेशन की। अब आ जाओ बीड मैनेजमेंट। बीड मैनेजमेंट को चलो यहीं पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है बीड मैनेजमेंट पे, इतना कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अपन को। वीड मैनेजमेंट साफ सफाई का काम है यहाँ पर। तो देखो वीड मैनेजमेंट की शुरुआत तो अपन प्लांटिंग के 1 हफ्ते बाद ही शुरू कर देते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग, जिन लोगों के यहाँ गन्ने की खेती होती है या जिसने की हो उसे पता होगा ब्लाइंड होइंग क्या है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम प्लांटिंग कर देते हैं, प्लांटिंग करने के बाद अगर बारिश ना हो या अगर हमसे इरीगेशन ना दे पाएँ तो ऊपर की जो सतह होती है वो कड़क पड़ जाती है, ठोस हो जाती है, क्रस्टी हो जाती है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पाता, ठीक तरीके से जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो ये जो बीड ब्लाइंड होइंग है इसको हम 1 से 2 हफ्ते बाद करते हैं आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है, क्या करते हैं इसमें एक्चुअली ब्लाइंड होइंग में हम, ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधा, अंधी, मतलब आप कोई पर्टिकुलर जगह को देख के नहीं करते, पूरे फील्ड में ही ब्लाइंड होइंग कर देते हैं। और उसका मेन पर्पस होता है टू ब्रेक द क्रस्ट, हार्ड क्रस्ट। ठीक है, जो सॉइल सरफेस जो कड़क हो गई थी, जो क्रस्टी हो गई थी कई दिनों से पानी न मिलने से, उसको तोड़ने के लिए। इसके अलावा जितनी भी वीड की अगर वहाँ पर ग्रोथ हो रही थी तो यहाँ से ब्लाइंड होइंग से वीड कंट्रोल भी हो जाता है। ठीक है, हार्ड क्रस्ट टूट जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर ईजी जर्मिनेशन होगा, फिर आसानी से जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, वीड कंट्रोल भी ब्लाइंड होइंग का एक अच्छा सा एडवांटेज है। तो ब्लाइंड होइंग हो गई। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग ट्रैश मल्चिंग भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, ट्रैश मल्चिंग। अब ट्रैश क्या होता है भाई, पिछली वीडियो में आप लोग देखना, जो शुगर केन की लोअर लीव्स होती हैं, शुगर केन की जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं जो सूख जाती हैं, उन्हीं को ट्रैश कहते हैं। तो ट्रैश मल्चिंग में क्या करते हैं, जो पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, उनको तोड़कर 2 रो के बीच में, नॉर्मली हम लोग शुगर केन में 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हैं, तो उन 2 90 सेंटीमीटर का जो स्पेस है उसमें उस ट्रैश को बिछा देते हैं, जिससे वीड कंट्रोल सप्रेस हो जाता है। तो ट्रैश मल्चिंग भी अपन वीड कंट्रोल करने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल हैं यहाँ पर जिनसे क्वेश्चन आते हैं। केमिकल में जैसे कि सिमेजिन, एट्राजिन, आपका एलाक्लोर, सिमेजिन है, एट्राजिन है, एलाक्लोर है, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है शुगर केन के अंदर। ठीक है, बीट कंट्रोल में इतनी ही बातें हैं याद करने के लिए। अब आ जाओ अपना नेक्स्ट, राइपनिंग। राइपनिंग छोड़ो, पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे अपन।
तब राइपनिंग पर जाएंगे। इनके अलावा शुगर केन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस और करने पड़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हैं वो भी करनी पड़ती हैं शुगर केन को बचाने के लिए। शुगर केन देखो, किसी भी प्लांट की हाइट जितनी ज़्यादा होती है, उसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होती है, उसको गिरने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं, उसमें लॉजिंग प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जैसे कि टाइंग, इसको हम प्रॉपिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रॉपिंग। अगर शुगर केन की हाइट लगभग 2 मीटर तक हो जाए, 2 मीटर बहुत होता है और हो जाती है इतनी शुगर केन की हाइट, अगर 2 मीटर तक की हाइट शुगर केन की हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पर लॉजिंग के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा। मतलब वो जो प्लांट है अगर 2 मीटर लंबा हो जाए तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, थोड़ी सी भी तेज़ हवा चलेगी प्लांट गिर जाएगा। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? टाइंग करते हैं। टाइंग का मतलब जैसे कि ये फील्ड है और ये रहे शुगर केन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली जो पत्तियाँ होती हैं, जो सूखी पत्तियाँ हैं इसकी, जिसको हम ट्रैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैश। ये जो सूखी वाली पत्तियाँ हैं ना, इनको आपस में बांध देते हैं, नीचे नीचे ट्रैश को आपस में बांध देते हैं। इससे क्या होगा, ये सभी प्लांट एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अकेला खड़ा होगा तो आदमी डूब जाएगा, लेकिन अगर चेन के रूप में सब एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो जाएं तो वो नहीं टूटेगा, वो नहीं डूबेगा। सॉरी, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है लेकिन पूरे गट्टे को तोड़ना मुश्किल है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। ये यूनिटी दिखाते हैं, ये खुद नहीं दिखाते, हम लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इन जो ट्रैश जो है नीचे की जो सूखी पत्तियाँ उनको तोड़ते नहीं हैं, उन्हीं को आपस में बांध देते हैं, जिससे ये सभी जो शुगर केन के जो प्लांट हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट बनाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है, गिरने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं टाइंग और प्रॉपिंग। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रिवेंट दी लॉजिंग, ठीक है। लॉजिंग को रोकने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि इसमें हम लोग करते हैं आपका रैपिंग। ये भी आपने सुना होगा, रैपिंग। रैपिंग में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है। रैपिंग मतलब किसी चीज़ को हमने रैप कर दिया। जैसे कि इन्हीं को ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन रैपिंग में, जो नीचे वाला जो ट्रैश मटेरियल है उसको पहले तो रिमूव कर देते हैं। जैसे कि ये मान लो अपन ने यहाँ से 4-5 प्लांट अपन ने बना दिए, ये 5 प्लांट मैंने बनाए। यहाँ पर बहुत सारी सूखी पत्तियाँ हैं नीचे, आपने अगर देखा हो तो आप देखना कि आप मतलब इतनी ज़्यादा सूखी पत्तियाँ हो जाती हैं, इतना ज़्यादा ट्रैश मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कि आप ज़मीन नहीं देख पाओगे, भयंकर कचड़ा हो जाता है। तो रैपिंग में सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो ट्रैश मटेरियल है इसको रिमूव करते हैं, इस ट्रैश मटेरियल को यहाँ से हटा देते हैं, मतलब नीचे एकदम साफ कर देते हैं। उसके बाद जो ऊपर की जो ग्रीन लीव्स हैं उनको आपस में इकट्ठा करके बांध देते हैं। मतलब रैपिंग के बाद ये प्लांट कैसे हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। इन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, आपस में बांध देते हैं। और ये जो बांध रहे हैं हम, ये ग्रीन लीफ से बांधते हैं। ऊपर की जो ग्रीन पत्तियां होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं, उन्हीं से इसको बांध देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो नीचे का जो एरिया है वो एकदम साफ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। इससे एयर मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। मतलब ये रैपिंग जो है ना, इसका जो मेन पर्पस है, एक तो लॉजिंग से बचाना तो है ही, क्योंकि ये सब अब लोग एक सपोर्ट में रहेंगे तो गिरने के चांसेस कम रहेंगे। मतलब टू प्रिवेंट दी लॉजिंग, लॉजिंग से तो जो बचाएंगे, साथ में यहाँ पर ये क्या करेंगे, टू इम्प्रूव दी कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेशन। प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड कहो या फिर एयर कहो, बेसिकली तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस करेंगे, जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस करेंगे उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, जितना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा उतना ही ज़्यादा सुक्रोज बनेगा, जितना ज़्यादा सुक्रोज बनेगा उतना ही गन्ना मीठा होगा, उतना ही अच्छा इतना जूस क्वालिटी होगी। ठीक, तो इसका जो मेन पर्पस है, एक तो आपका लॉजिंग से बचाना और साथ में एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन देना। ठीक है, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होगा तो हर एक प्लांट को इक्वली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और उससे प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, रैपिंग। एक होती है डी ट्रेसिंग, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। डी ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ट्रैश। ये जो नीचे की जो सूखी पत्तियां इनको रिमूव कर दो, फील्ड को साफ करो। ये डी ट्रेसिंग बेसिकली सबसे पहली बार की जाती है 150 दिन बाद, डीएपी प्लांटिंग के 150 दिन बाद। इसके बाद फिर हर महीने में 2 बार करनी चाहिए, बाय मंथली, हर 15 दिन में अपन को करनी है।
ठीक है। सबसे पहले डीप फर्स्ट जो अपन करेंगे वो कब करेंगे, 150 दिन बाद। उसके बाद फिर हर महीने में 2 बार अपन को डी ट्रैशिंग करनी पड़ेगी। मतलब इसमें रिमूव करना है हमको ट्रैश, नीचे का जो पार्ट है इसको रिमूव करना है। तो जब नीचे के इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे तो इससे भी क्या फ़ायदा होगा, एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट इन ट्रैश में खर्च हो रहा था वो न्यूट्रिएंट अब मेन स्टॉक में जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट को डाइवर्ट कर दिया, न्यूट्रिएंट डाइवर्ट टू स्टॉक रीजन। ठीक है, ये इसके फायदे हैं किसके, डी ट्रैशिंग के। इसके अलावा एक प्रोसेस होती है अर्थिंग अप, ये तो बड़ी सिंपल है, आलू के अंदर भी होती है अर्थिंग अप। ठीक है, अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का भी एक मुद्दा यही है, लॉजिंग को रोकना। जितना अपन मिट्टी चढ़ा देंगे उतने उसके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये जो अर्थिंग अप प्रोसेस है ये बेसिकली की जाती है आपकी फ्लैट मेथड में। सोइंग के मैंने मेथड पढ़ाए थे ना अपने नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली क्या होता है फ्लैट मेथड। उसमें बेसिकली अपन देसी हल से अपनी जो कंट्री प्लाऊ होता है या अपना ट्रैक्टर माउंटेड प्लाऊ ले लो, उससे एक नॉर्मली फरो बनाई जाती है, उस फरे में अपन एंड टू एंड सोइंग कर देते हैं। तो ये जो अर्थिंग अप है इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्लैट मेथड के अंदर, जहाँ पर हमने फ्लैट मेथड से सोइंग की है, क्योंकि वहाँ पर गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं। और ये की जाती है बेसिकली 4 महीने बाद, 4 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। प्लांटिंग के 4 महीने बाद अपन को अर्थिंग अप करनी होती है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं हैं जो शुगर केन की हम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉजिंग से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट जितना ज़्यादा टॉल होता है उसके गिरने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। अब आ जाओ राइपनिंग पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं राइपनिंग से। राइपनिंग मतलब पक के तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है, और कैसे पहचानेंगे कि शुगर केन का प्लांट अब पक के तैयार हो चुका है, एकदम से पक चुका है, अब उसे अपन हार्वेस्ट कर लें। यहाँ पर पकने से मतलब क्या है, राइपनिंग से क्या मतलब है, शुगर केन में राइपनिंग से क्या मतलब है अपना, राइपनिंग से मतलब है यहाँ पर कि उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट मैक्सिमम क्वांटिटी में आ जाए। मतलब अपना जो सुक्रोज कंटेंट है, जो जूस का कंटेंट है, वो पीक क्वांटिटी में हो, उसी को बोलते हैं राइपनिंग स्टेज। जब सुक्रोज कंटेंट अपनी मैक्सिमम पीक क्वांटिटी में होगा तब अपन कहेंगे कि हाँ शुगर जो अपना शुगर केन जो है वो पक चुका है, इसको अपन अब हार्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर राइपनिंग से ये मतलब है। अब देखो राइपनिंग कैसे पहचानोगे, कैसे भाई पता करोगे कि शुगर केन पक चुका है। इसका एक क्वेश्चन तो आता है ट्रेडिशनल मेथड से। आज भी अपने बहुत सारे किसान भाई हैं जो मेटेलिक साउंड से पता कर लेते हैं। शुगर केन को ऐसे बजा कर देखते हैं, उसमें से मेटेलिक साउंड अगर आ रहा है तो समझ जाते हैं कि शुगर केन पक चुका है। लेकिन इसके लिए स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए अनुभव की ज़रूरत है। स्किल्ड का मतलब ये नहीं है कि उसको डिग्री करनी पड़ेगी, इसमें कोई डिग्री नहीं करनी, ये एक्सपीरियंस से आती है। जैसे एक हमारा कुम्हार भाई एक मटके को बजाकर बता देता है कि ये मटका अच्छा है, एक घड़े के ऊपर बजाकर उससे साउंड सुन के बता देता है कि ये अच्छा है। क्या इसके लिए उसने कहीं से डिग्री की है? नहीं, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी एक्सपीरियंस है, ये उसका अनुभव है जो उसको ये सारी चीज़ें सिखाता है। तो अगर कोई किसान भाई काफ़ी लंबे समय तक शुगर केन गन्ने की खेती करता है तो उसको ये अनुभव आ जाता है। वो उसको फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि शुगर केन पक चुका है कि नहीं पक चुका है। वो नॉर्मली मेटेलिक साउंड उसको बजा कर देखेगा, अगर मेटेलिक साउंड आ रहा है तो वो समझ जाएगा कि वो पक चुका है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, राइपनिंग को देखने के लिए, राइपनिंग को चेक करने के लिए कि इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई कि नहीं आ गई, ये चेक करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है। एक तो मेटेलिक साउंड, कहाँ पर, स्टेम में, उसका जो स्टॉक रीजन, ऐसे नहीं पत्तियों को बजा के देख रहे हो उसकी स्टेम को बजाना है यहाँ। और स्टेम में भी किसको बजाना है, इंटर नोड वाले पार्ट को, क्योंकि जो इंटर नोड है वहीं पर तो अपना मेन शुगर कंटेंट है। ठीक, जैसे चलो एक बना ही देता हूँ, अभी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये रहा अपना एक शुगर केन का प्लांट। ठीक, ये क्या बना दी मैंने, नोड्स, और 2 नोड्स के बीच में क्या होते हैं, ठीक, ये क्या चीज़ है, नोड, और 2 नोड के बीच में ये क्या होता है, इंटर नोड। तो जो मेटेलिक साउंड करना है हमको, देखना है कहाँ पर देखना है, वो इस इंटर नोड वाले पार्ट में देखना है। ठीक है, एक तरीका और है
उसमें भी किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली हम लोग क्या करो, जो हमारा शुगर केन का मिडिल पार्ट है, उस मिडिल पार्ट से थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि ये अपना मिडिल पार्ट हो गया, ये कौन सा हिस्सा है, शुगर केन का मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट से थोड़ा सा ऊपर नाइफ से, चाकू से कट मारो। यहाँ पर हमने एक चाकू से एक कट मारा, कट मारोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से जूस बाहर निकलेगा। तो वो जो जूस बाहर निकलेगा, अगर वो वाटरी है, अगर वो काफ़ी पतला जूस है, वाटरी जूस है, तो आप समझ जाओ कि अभी वो पका नहीं है, अनराइप है। ठीक है, अगर यहाँ से काफ़ी सॉलिड जूस निकलता है, यहाँ से अगर काफ़ी सॉलिड जूस निकलता है और वो सनशाइन में, धूप पड़ने पर अगर वो चमक रहा है, अगर वो स्पार्कल हो रहा है अंडर दी सनलाइट, सूरज की रोशनी में अगर वो चमक रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो शुगर केन पक चुका है। ये भी एक तरीका है शुगर केन की राइपनिंग को चेक करने का। ठीक है, इसको तो क्या लिखें, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर, सॉरी रिफ्रैक्ट्रो है ये, रिफ्रैक्ट्रोमीटर, हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ठीक, ये हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इतना अपना जैसे कि ये इस मार्कर जितने साइज का होगा बस। ठीक, इस हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर में क्या करते हैं भैया, जो शुगर केन है, शुगर केन के मिडिल पार्ट से थोड़ा सा जूस कंटेंट लिया जाता है। ठीक, जैसे कि ये मान लो कि मैं बताऊं यहाँ पर एक इस तरह का रहता है ये हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कभी। ठीक है, यहाँ पर एक जगह रहती है जहाँ पर अपन उस जूस कंटेंट को, सैंपल को रख सकते हैं। ठीक है, मान लो इस जूस कंटेंट हमने कहाँ से लिया, मिडिल पार्ट से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो सैंपल ले रहे हो कहाँ से ले रहे हो। आपको इस रिफ्रैक्टोमीटर में अगर चेक करना है मैच्योरिटी को, तो जो आप सैंपल लोगे, जो जूस का थोड़ा सा पार्ट लोगे, वो कहाँ से लोगे, उसके मिडिल पार्ट से। जूस पार्ट को आप यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, उसके बाद ये रीडिंग बताएगा, जो रीडिंग बताता है ना, उस रीडिंग को कहा जाता है ब्रिक्स रीडिंग। उसे क्या कहा जाता है, ब्रिक्स रीडिंग। इसलिए इस हैंड रिफ्रैक्टोमीटर को हम ब्रिक्स रिफ्रैक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, इसे ब्रिक्स रिफ्रैक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। ब्रिक्स रीडिंग मतलब ये टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड को बताता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। टोटल डिसॉल्व सॉलिड में मतलब आपका शुगर पार्ट भी होता है और साथ में नॉन शुगर पार्ट भी होता है, ये आप लोग याद रखना, शुगर पार्ट और नॉन शुगर पार्ट। शुगर पार्ट क्या होता है, सुक्रोज। ठीक है, नॉन शुगर पार्ट में क्या होगा, जैसे कि मिनरल्स। तो ये जो ब्रिक्स रीडिंग, ब्रिक्स एक्चुअली में क्या बताता है, इस जूस के अंदर जितना भी टोटल डिसॉल्व सॉलिड है, जितना भी सॉलिड पार्ट है, अब वो सॉलिड पार्ट में शुगर भी है और नॉन शुगर भी है, उसको बताता है। ये ब्रिक्स रीडिंग बेसिकली इसकी रेंज होती है 19 से लेकर 22 तक। ये आइडियल रीडिंग है, आइडियल। ठीक है, ज़्यादातर किताबों में आपको मिलेगा अबव 18, क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आता है कि 18 से ऊपर होनी चाहिए। अगर ब्रिक्स रीडिंग ये परसेंटेज में बता रहा है, ये टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो है वो क्या बताएगा आपको, परसेंटेज में। अगर मान लो 19% आ गया, टोटल डिसॉल्व सॉलिड इस जूस में 19% आ गया, तो आप समझ जाओ कि ये जो शुगर केन है वो पक के तैयार हो चुका है और अपन इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये आइडियल ब्रिक्स रीडिंग है 19 से लेकर 22, यानी 18 से ऊपर। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, इस ब्रिक्स रीडिंग में केवल सुक्रोज नहीं है, सुक्रोज के साथ साथ नॉन शुगर पार्ट भी है, शुगर प्लस नॉन शुगर दोनों है। ठीक, तो ये पार्ट आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल ब्रिक्स रीडिंग क्या होती है, तो वो 18 से ऊपर या 19 से लेकर 22 के बीच में। इस ब्रिक्स रीडिंग में एक्चुअली में क्या मेजर करते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड परसेंटेज में। ठीक है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड मतलब शुगर और नॉन शुगर दोनों पार्ट को यहाँ पर मेजर किया जाता है। ठीक, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके लिए जो सैंपल लिया जाता है वो जूस, वो शुगर केन के किस पार्ट से लिया जाता है, तो वो लिया जाता है मिडिल पार्ट से। ठीक, इसके अलावा एक केमिकल तरीका भी है, लेबोरेटरी में भी अपन इसको चेक कर सकते हैं, वो है आपका फैलिंग टेस्ट। हालांकि कोई किसान इससे नहीं करता, कौन केमिकल से टेस्ट करेगा। फैलिंग टेस्ट मतलब ये जो फैलिंग सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर कॉपर सल्फेट होता है, इसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज में बेसिकली आपने रहता है एक एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। ये कॉपर सल्फेट, इसका जो कलर होता है ना बेसिकली स्टार्टिंग में वो होता है ब्लू कलर। जब ये ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज में बेसिकली किसके साथ, कॉपर एल्डिहाइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर क्यूपरस ऑक्साइड में, सॉरी
ये क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर होता है रेड। तो अगर शुगर केन जब मैच्योरिटी पर हो, पीक मैच्योरिटी पर हो, तो उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ग्लूकोज कंटेंट बहुत कम होना चाहिए। ठीक, कितना होना चाहिए? 0.5% से भी कम ग्लूकोज होना चाहिए एट पीक मैच्योरिटी, एट पीक मैच्योरिटी। अगर फैलिंग टेस्ट अपन कराते हैं, इस फैलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट को अगर अपन इस जूस के साथ रिएक्शन कराते हैं और अगर उस जूस के अंदर ग्लूकोज है तो वहाँ पर कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर रेड कलर आ गया तो समझ जाओ कि अभी ये पका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट है। और अगर रेड कलर नहीं आता है तो समझ जाओ कि ये पक चुका है, अब इसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट नहीं है। ग्लूकोज कंटेंट का होना ना होना भी मैच्योरिटी को बताता है। ग्लूकोज कंटेंट है इसका मतलब अभी नहीं पका, ग्लूकोज कंटेंट नहीं है इसका मतलब पक चुका है। और पीक मैच्योरिटी पर ग्लूकोज कंटेंट कितना होता है? लेस देन 0.5% से भी कम। ठीक, एक तो ये हो गया आपका फैलिंग टेस्ट। इसके अलावा एक होता है आपका टॉप बॉटम रेशो, टॉप बॉटम रेशो। इसमें क्या करते हैं टॉप बॉटम रेशो में? टॉप वाला जो पार्ट है, टॉप 1/3 पार्ट, टॉप 1/3 पार्ट में क्या सुक्रोज कंटेंट है वो चेक करो। ठीक है, और नीचे का 1/3 पार्ट, बॉटम 1/3 पार्ट में क्या सुक्रोज कंटेंट है वो चेक करो। दोनों का सुक्रोज कंटेंट चेक करो, उनका डिवाइड करो, उनका रेशो लो। अगर वो रेशो 1 आता है तो समझ जाओ कि शुगर केन पक चुका है। हालांकि ये मेथड कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से अपन पढ़ रहे हैं, तो टॉप बॉटम रेशो भी एक तरीका है शुगर केन की मैच्योरिटी को पता करने का। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, कुछ लोग इस शुगर केन को राइप कराने के लिए, इसको जल्दी से पकाने के लिए केमिकल का भी यूज़ करते हैं। बहुत से फार्मर, बेसिकली साउथ इंडिया में तो बहुत यूज़ होता है। ठीक है, वो केमिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई आर्टिफिशियल राइपनर कौन कौन से हैं, शुगर केन को पकाने के लिए आर्टिफिशियल राइपनर कौन कौन से हैं। एक है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक, इसके अलावा एक है आपका ट्रिपल सी, एक है आपका पोलेरिस, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, पोलेरिस, और एक है आपका ग्लाइफोसेट। जी हाँ, ये वही ग्लाइफोसेट है, खरपतवार है ये ग्लाइफोसेट। अभी एट प्रेजेंट अगर अपन बात करें तो इस ग्लाइफोसेट का ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड राइपनर, आर्टिफिशियल राइपनर में मोस्ट कॉमनली इस ग्लाइफोसेट का यूज़ हो रहा है। ठीक, ये जो मैच्योरिटी स्टेज है ना, जब पक के तैयार हो जाता है, इस मैच्योरिटी स्टेज के ठीक बाद आती है यहाँ पर फ्लॉबरिंग स्टेज, जब इन्फ्लोरोसेंस निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एरोइंग स्टेज। ये ठीक इसके बाद आती है। एरोइंग स्टेज में क्या होता है, जैसे ही एरोइंग स्टेज आएगी, इन्फ्लोरोसेंस बनना स्टार्ट होगा, इसका सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। तो कुछ किसान लोग तो ऐसा भी करते हैं कि भाई इस एरोइंग को रोकने के लिए, कि भाई मान लो किसानों को लगता है कि अभी इसकी प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं आई है, अभी सुक्रोज कंटेंट और बढ़ सकता है, लेकिन इन्फ्लोरोसेंस निकलने वाला है, एरोइंग आने वाली है, अगर एरोइंग आ गई तो और कम हो जाएगा सुक्रोज कंटेंट। तो हमको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इस एरोइंग को रोक दो, इसकी इन्फ्लोरोसेंस को सप्रेस कर दो। इस कंडीशन में भी हम यहाँ पर एक केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है, और वो केमिकल है इथ्रेल। ये इथ्रेल केमिकल क्या करता है, इसको सप्रेस कर देता है, फ्लॉबरिंग को सप्रेस कर देता है, फ्लॉबरिंग को रोक देता है कुछ दिनों के लिए। तो जब फ्लॉबरिंग रुक जाएगी तो इसके अंदर अगर सुक्रोज कंटेंट कम है तो वो और मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, और फ्लॉबरिंग आने से पहले हमको किसी भी हालत में मैच्योर वो हार्वेस्ट करना ही पड़ता है। ठीक, ये तो आर्टिफिशियल राइपनर हो गए। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, पोलेरी, नाम आपने अगर कभी सुना हो, पोलेरीमीटर। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, काफ़ी यहाँ पर भीड़ भड़क्का इकट्ठा हो गया। अब तो हटाई दो इसको, अब शायद इसका कोई काम नहीं है। देखो, पोलेरीमीटर पर आपने शायद कभी क्वेश्चन सुना हो, नाम सुना है कभी। पोलेरीमीटर एग्जैक्टली डिटेक्ट करता है सुक्रोज कंटेंट को। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। पोलेरीमीटर और हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में अंतर है। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर क्या मेजर कर रहा है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, जिसके अंदर सुक्रोज प्लस नॉन शुगर दोनों है। जबकि जो पोलेरीमीटर है ये डिनोट करता है, ये डिटेक्ट करता है सिर्फ ओनली सुक्रोज को, ये डिटेक्ट करता है ओनली सुक्रोज को इन परसेंट में। इसलिए इसको सुक्रोज परसेंट को हम पोल परसेंट भी कहते हैं।
याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। सुक्रोज परसेंट को हम पोल परसेंट भी कहते हैं। ये पोलरीमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इस पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है बेसिकली मिल्स में, शुगर मिल्स में, जहाँ पर इस गन्ने के जूस से अगर हमको शक्कर बनानी हो तो वहाँ पर एक पैरामीटर चेक किया जाता है कि जो जूस हमारे पास आया है, जो गन्ने के अंदर जो जूस है उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट कितना है। जितना ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा शक्कर का प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा शुगर बनेगा। तो शुगर प्रोडक्शन के टाइम पर पोलरीमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पोलरीमीटर का यूज़ कभी भी मैच्योरिटी चेक करने के लिए नहीं करना। पोलरीमीटर का यूज़ तो बाद में होता है जब शक्कर बनानी हो। ठीक है, मैच्योरिटी के लिए तो अपन को हैंड रिफ्रैक्टोमीटर ही काफ़ी है। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर क्या बताता है? शुगर प्लस नॉन शुगर दोनों को। जबकि पोलरीमीटर क्या बताता है? ओनली शुगर। पोलरीमीटर क्या बताता है? सिर्फ शुगर कंटेंट कितना है। ठीक है, और ये पोलरीमीटर की जो रीडिंग है वो आपकी होनी चाहिए लगभग 11 से लेके 16, यस, ये होनी चाहिए आपकी 11 से लेके 16% पोलरीमीटर की रीडिंग, 10-12, ठीक, 11 से लेके 16% तक पोलरीमीटर की रीडिंग होनी चाहिए। ये परफेक्ट रीडिंग मानी जाती है। अगर पोलरीमीटर में इतना सुक्रोज कंटेंट निकल रहा है, इतना पोल परसेंट अगर आ रहा है, तो वो सुक्रोज, वो जूस अच्छी क्वालिटी का है, उसे हम आगे की प्रोसेस में ले जा सकते हैं। ठीक है, ये पोलरी परसेंट हो गया, पोल परसेंट हो गया 11 से 16% के बीच में। अब देखो एक क्वेश्चन आ जाता है प्योरिटी परसेंट पर। प्योरिटी परसेंट से मतलब, प्योरिटी परसेंट से मतलब है यहाँ पर सुक्रोज कि एक शुगर केन के अंदर एक्चुअल में कितना सुक्रोज कंटेंट है, उसकी प्योरिटी क्या है। सुक्रोज कंटेंट के बेसिस पर ही हम उसकी प्योरिटी बता रहे हैं। जितना ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट उतनी ज़्यादा उसकी प्योरिटी, जितना कम सुक्रोज कंटेंट उतनी कम उसकी प्योरिटी। तो प्योरिटी परसेंट कैसे निकालोगे भाई? फॉर्मूला है इसका सिंपल, पोल परसेंट डिवाइडेड बाय ब्रिक्स रीडिंग। भाई पोल परसेंट में क्या निकाल रहे हैं अपन? ओनली शुगर परसेंट डिवाइडेड बाय शुगर प्लस नॉन शुगर इनटू 100। यहाँ से निकल जाएगा अपना क्या? प्योरिटी परसेंट। जैसे कि मान लो शुगर परसेंट, मान लो कि यहाँ पर शुगर परसेंट आया 12, यहाँ पर शुगर परसेंट कितना आ गया? 12, और मान लो यहाँ पर अपनी ब्रिक्स रीडिंग आई थी, मान लो कि 20। ठीक है, बताओ कितना आएगा? इसको इससे करो तो जो हो जाएगा अपना 5, 12 पंजे 60% प्योरिटी हो गई। और शुगर केन के अंदर प्योरिटी परसेंट कितनी हो गई? 60। ठीक है, ये अपन ने सपोज किया है, सपोज। ठीक है, इस तरह से प्योरिटी परसेंटेज भी निकाल सकते हो। और लास्ट में आप कर दोगे इसकी क्या? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए भी अपन को एक चीज़ याद रखनी है। अपन को पता है शुगर केन एक कैश क्रॉप है। ऐसा नहीं है कि इसको काट के अपने घर में स्टोर करके रख लो, भविष्य में कभी बेच देंगे, ऐसा नहीं होता। काट के जैसे आप इसको हार्वेस्ट करोगे, इसका सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज होने लगता है। तो कैश क्रॉप है, इसका मेनली यूज़ काय में है? शुगर मिल्स में, जहाँ शक्कर बनने वाली है या गुड़ बनने वाला है। ठीक है, तो आपको हार्वेस्टिंग के लिए एक बात याद रखना है, जिस दिन आपको डिलीवरी करनी है इस शुगर केन की शुगर मिल में जिस दिन आपको पहुंचाना है, उसके 1 हफ्ते पहले हमको हार्वेस्टिंग करनी है, 1 हफ्ते पहले। ठीक है, हार्वेस्टिंग करोगे तो उपज कितनी मिलेगी? किताबों के अनुसार बात करें, वही अपन को याद करना है, 800 से लेके 1000 कुंटल पर हेक्टेयर ये इसकी उपज रहेगी। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना। यील्ड कितनी रहेगी शुगर केन की? 800 से 1000 कुंटल पर हेक्टेयर। आज के लिए लेक्चर इतना काफ़ी, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले पार्ट 4 में अपन इसकी रेटूनिंग क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जगेरी मेकिंग भी पढ़ेंगे, गुड़ कैसे बनाया जाता है, शक्कर कैसे बनाई जाती है, वो भी अपन बात करेंगे। और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हो तो उन सब पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। अभी भी 2 से 3 वीडियो और बन जाएंगे शुगर केन के ऊपर। ठीक है।